मित्रों नमस्कार, फिर से हाजिर हैं आपके साथ हिंदी की प्यारी सी क्लास को लेके। तो आइए मित्रों, प्रश्नों को किया जाए। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, अव्यय के लिए इसमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ये अविकारी होते हैं, ऑप्शन बी है ये विकारी होते हैं, ऑप्शन सी है विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अव्यय कैसा होता है? ये अविकारी होता है मित्रों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम, क्रिया, ये सब जो है विकारी होते हैं। मतलब इसमें जो है परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन अव्यय जहां पे प्रयोग किया जाएगा वहां पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसको अविकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन ए है बारात। बारात ये तद्भव है, तो इसका क्या हो जाएगा? वर यात्रा। वर यात्रा। और इसमें तत्सम पूछा तो वर्षा जो है, वर्षा का क्या होगा? वर्षात। बरसात। वर्षा एक तत्सम शब्द है। और हाथी का क्या होगा? हस्ती होगा। हस्ती। और आंसू का हो जाएगा अश्रु। ठीक। तो तत्सम क्या था इसमें? वर्षा था, जो है ये तत्सम था। आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन आपको बता दें, ये होते हैं श, ख, श, ह। ठीक, ये ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और टा जो होता है, टा और डा, ये होते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य। ठीक। और ता को क्या होता है? ये होता है दंत। ये कैसा व्यंजन है? ये दंत व्यंजन है, ये दा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए है स्नायु, ऑप्शन बी है आधा, ऑप्शन सी है कंगन, ऑप्शन डी है नया। तो ये स्नायु जो लिखा है, स्नायु का तद्भव क्या होगा? नस। ठीक। और स्नायु जो है ये तत्सम शब्द है। और आधा का तद्भव क्या होगा? अर्ध। और कंगन का क्या होगा? कंकड़। ठीक, कंकड़। और नया का क्या होगा? नवीन होगा। नवीन। ये इसके तत्सम शब्द हैं। आधा का तत्सम अर्ध हो जाएगा, कंगन का कंकड़ होता है, और नया का नवीन होता है। और स्नायु का तद्भव क्या होता है? नस होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ये और कुछ, ये दोनों अनिश्चयवाचक होते हैं। तो कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जो और सो जब आते हैं तो ये संबंधवाचक होते हैं मित्रों। संबंधवाचक होते हैं। और वह सर्वनाम, यह और वह क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? संबंध कारक का कौन सा होता है? संबंध का होता है का, के, की, रे, रा, री, रे। तो इसमें की जो है ये संबंधवाचक हो जाएगा। और हे और अरे जो होता है, इसके आगे चिन्ह लगाया जाता है, विस्मयादिबोधक होता है या संबोधन होता है, संबोधन का वाक्य होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, वह पुलिस के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? वह पुलिस के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए है मित्रों अधिकरण, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है संप्रदान, ऑप्शन डी है करण। तो अधिकरण में क्या होगा? अधिकरण में मे पर आता है, इसमें आता है मे पर, मे पर। और कर्म में क्या आता है? को आता है। और करण क्या हो जाएगा? करण में क्या आता है? से के आता है। तो वह पुलिस के हाथों मारा गया, तो इसमें यही कारक है, तो इसमें करण कारक हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों,
राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। इस वाक्य में 5वीं शब्द कौन सा विशेषण होगा? 5वीं शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो 5वीं, 6ठी, 7वीं ये कौन सा हो जाएगा? ये संख्यावाचक हो जाएगा मित्रों। और संख्यावाचक में एक गणनावाचक होता है, एक क्रमवाचक होता है। तो 5वां 6ठा क्या हो जाएगा? ये गणनावाचक हो जाएगा। और क्रमवाचक में जो होता है पहला, दूसरा, तीसरा, वो क्रमवाचक होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और गुणवाचक में अच्छा बुरा जो आता है वो गुणवाचक में आता है। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से संदेश राशक के रचयिता कौन है? संदेश राशक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है धनपाल, ऑप्शन बी है अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी है हेमचंद्र, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो संदेश राशक के रचयिता कौन हो जाएंगे साथियों? ये अब्दुल रहमान हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति क्या होती है? जो लोगों द्वारा कही गई बातें होती हैं, जो व्यंग किया जाता है किसी के ऊपर या कोई बात बोली जाती है लोगों द्वारा, तो वही लोकोक्ति कहलाती है। तो नाक दबाने से मुंह खुलता है मतलब जब आप कोई काम किसी से कह रहे हो बार बार, वो नहीं सुन रहा हो, तो आपको कुछ जबरदस्ती करना पड़े, जैसे किसी की नाक बज रही हो तो आप नाक पकड़ लीजिए, उसका मुंह खुल जाता है। तो यहाँ उसका अर्थ ये नहीं है, बस बात बता रहे हैं आपको। तो नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए है नाक से बातें करना, ऑप्शन बी है मुंह के अनुसार बातें करना, ऑप्शन सी है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ऑप्शन डी है मित्रों एक ही बात का भिन्न भिन्न होना। तो नाक दबाने से मुंह खुलता मतलब कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन ए है पैशाची अपभ्रंश, ऑप्शन बी है सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी है नागरी अपभ्रंश। तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, और पैसाची अपभ्रंश में क्या आता है? पंजाबी, पंजाबी और लहदा। ठीक, और सौरसेनी अपभ्रंश जो है ये पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, इससे पश्चिमी हिंदी। ठीक, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा मित्रों? ऑप्शन ए है स्थानवाचक, ऑप्शन बी है रीतिवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक, ऑप्शन डी है मित्रों कालवाचक। तो आपसे बहुत दिनों बाद क्या है? बहुत दिनों बाद मतलब ज्यादा समय की बात हो रही ना, बहुत समय बाद मिले आपसे, तो यहाँ पर कालवाचक हो जाएगा। अगर परिमाणवाचक कहा जाए तो परिमाण में कुछ थोड़ा ज्यादा कम, ये परिमाण में आ जाएगा। ठीक, अगर स्थान की मैं आपसे बहुत दिनों बाद आगरा में मिल रहा हूं तो वह स्थानवाचक हो जाएगा साथियों। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन ए है रति, ऑप्शन बी है शोक, ऑप्शन सी है भय, ऑप्शन डी है निर्वेद। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शोक किस रस का अस्थाई भाव है? करुण रस का अस्थाई भाव होता है। और भय जो है ये भयानक रस का अस्थाई भाव होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, काजल का तत्सम शब्द क्या होगा? शब्द काजल का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है कज्जल, ऑप्शन बी है काजर, ऑप्शन डी है काजल, ऑप्शन डी है काक। तो कजरा मोहब्बत वाला नहीं है, वही वाला कजरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? काजल हो जाएगा। ये काजर देख के मत लगाइए गाने में कजरा मोहब्बत वाला। काजल का तत्सम क्या होगा साथियों? कज्जल होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, इसमें 3 जो है अंग्रेजी भाषा के हैं, एक नहीं है, उसी को आपको देखना है। तो ऑप्शन ए है कोर्ट, ऑप्शन बी है मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है पुलिस, ऑप्शन डी है कर्फ्यू। तो इसमें अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन नहीं है? ये कर्फ्यू जो है मित्रों, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी।
बाकी कोर्ट, मजिस्ट्रेट और पुलिस ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन डी मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अवधी भाषा का क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? अवधी भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? अवध जानते हैं, अवध, अवध उसी से कनेक्ट करके याद करिएगा। ऑप्शन ए है मित्रों प्रयागराज, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गोंडा, ऑप्शन डी है मथुरा। तो अवधी भैया तो ये तीनों में बोली जाती हैं लगभग, अच्छे से आपको पता होगा। लेकिन मथुरा और वृंदावन में क्या बोला जाता है? ब्रज भाषा बोला जाता है मित्रों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, बाकी और बल्कि प्रयागराज, लखनऊ और गोंडा में अवधी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, विलफुल शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा? शब्द है विलफुल, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है जानबूझकर, ऑप्शन बी है हाँ में हाँ मिलाना, ऑप्शन सी है वसीयत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विलफुल शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा? जानबूझकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। विलफुल का मतलब जानबूझकर होता है, और हाँ में हाँ मिलाना ये तो यस में यस मिलाना, यस यस बाई यस होता है। और ये वसीयत जो है ये विल होता है। ठीक, जो वसीयत के लिए परेशान रहते हैं लोग ना, तो वही ये वसीयत है। विल विल मतलब वसीयत होता है, और विलफुल का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। दोस्तों ये अंग्रेजी के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हम एक एक रोज लेकर आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो इसको नोट करिएगा अपने नोटबुक में, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, गौड़ का विलोम शब्द क्या होगा? शब्द गौड़ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है मुख्य, ऑप्शन बी है स्वतः, ऑप्शन सी है दूसरा, ऑप्शन डी है कृत्रिम। तो गौड़ का क्या होगा? गौड़ का मुख्य होगा मित्रों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और कृत्रिम क्या क्या होता है? नैसर्गिक। नैसर्गिक। अभी मेरी राइटिंग मित्रों बहुत अच्छी नहीं जा रही है, धीरे धीरे लिखते लिखते अच्छी जाने लगी, तो इसमें समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस काल की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन ए है बीज वपन काल, ऑप्शन बी है चारण काल, ऑप्शन सी है वीरगाथा काल, ऑप्शन डी है आदिकाल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। और ये वीरगाथा काल जो है ये आदिकाल का पुराना नाम है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है साथियों, ठीक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? बीज वपन काल कहा। अगला प्रश्न है साथियों, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी निम्न में से कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है आंसू, ऑप्शन सी है झरना, ऑप्शन डी है आंधी। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम है मित्रों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण होता है मित्रों, महाप्राण होता है, ठीक। तो इसमें पहला तीसरा, इसमें जा जो है ये तीसरा है ना, चा छा जा, तो ये तीसरे पे आ गया, मतलब ये अल्प प्राण होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रों। और हा जो है ये काकल्य वर्ण है, काकल्य, ठीक। और ये ऊष्म व्यंजन भी है, ठीक। हा जो है ये ऊष्म व्यंजन भी है, काकल्य के साथ ऊष्म भी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, मिठाई में संज्ञा शब्द निम्न में से क्या है? मिठाई एक विशेषण शब्द है मित्रों, इसमें मिठाई में संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन ए है मीठा, ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन सी है मीठी, ऑप्शन डी है ई। तो मीठा जब लिखेंगे आप, मीठा, मीठा प्लस आई, तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? यही मूल शब्द को संज्ञा कहते हैं मित्रों। ये इसका मूल शब्द जो है मीठा, मिठाई में मीठा संज्ञा हो जाएगी, और मिठाई पूरा जो है ये विशेषण हो जाएगा, और इसमें जो आई लग रही है मित्रों ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, खुशबू में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? खुशबू में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन ए है खुश, ऑप्शन बी है मित्रों बू, ऑप्शन सी है अबू, ऑप्शन डी है आबू।
तो खुशबू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें बू प्रत्यय हो जाएगा मित्रों। ये खुश जो है मूल शब्द है इसका, खुश प्लस बू, ठीक। और ये बू प्रत्यय जो है ये उर्दू का है। बू मतलब क्या होता है, सुगंध, दुर्गंध आना, ठीक। जब आप कहते कि बू आ रही है कुछ, तो दुर्गंध आ रही है, या सुगंध भी को बू बोल सकते हैं, मतलब अच्छी सुगंध, तो ये इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, बू आ रही है। तो खुशबू में कैसा प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा, बू प्रत्यय हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं मित्रों। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं साथियों, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ये होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक संबंध अव्यय, समुच्चय अव्यय और विस्मयादि, और क्या होते हैं, निपात अव्यय। ये 5 प्रकार के अव्यय होते हैं मित्रों, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। संक्षिप्तीकरण मतलब संकुचित, संक्षेप में कोई बात कह देना, वही संक्षिप्तीकरण है। तो ऑप्शन ए है पल्लवन, ऑप्शन बी है संकुचित, ऑप्शन सी है विस्तीर्ण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों, पल्लवन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और विस्तीर्ण का क्या होता है, विस्तार जब कोई क्या कहते हैं, संकुचित जब कोई चीज होता है उसका विस्तीर्ण होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, इसका हम लिख दें संकीर्ण। संकीर्ण, विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा, संकीर्ण, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, एक मां के पेट से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, एक मां के पेट से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अन्योदर, ऑप्शन बी है सहोदर, ऑप्शन सी है सगा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक मां के पेट से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं मित्रों, सहोदर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अन्योदर किसे कहते हैं, ये अन्य मां के, जैसे अन्य मां के पेट से जैसे सौतेले भाई होते हैं ना, तो उनको अन्योदर, सौतेले भाई या सौतेले बहन, उनको अन्योदर कहा जाएगा मित्रों। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, जब बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। जब बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए है मित्रों उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है विभावना, ऑप्शन डी है विशेषोक्ति। तो जब बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है, कि जैसे सुने बिनु काना, एक है ना, एक, अरे बिनु बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये वाला जब है कि बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, तो वहां पर बिना कारण के कार्य हो रहा है ना, तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा साथियों, ठीक। और विशेषोक्ति क्या होगा, जब कारण के रहते हुए कार्य ना हो पाए, जैसे जल बीच मीन प्यासी, मोहे देख देख आवे हंसी। तो जल के बीच में मछली प्यासी, ऐसा हो सकता है, मतलब ये विशेषोक्ति है, ठीक। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा मित्रों। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पाहन शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। पाहन शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है। ऑप्शन ए है मेहमान, ऑप्शन बी है पैर, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है पर्वत। तो पाहन का पर्यायवाची क्या होगा मित्रों, पत्थर होगा। और ये मेहमान जो दिया गया है इसका पाहुना होता है, पाहुन। कहते नहीं कि घर पे पाहुना आए हैं, मतलब रिश्तेदार आए हैं। तो और पर्वत क्या क्या होगा, पर्वत का होगा नग, शैल, ठीक। तो पाहन का क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है। 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है लीटर, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है लीटर एवं दूध। तो इसमें विशेष पूछा गया है। तो 4 लीटर दूध, तो किसके बारे में बात हो रही, दूध के बारे में बात हो रही ना। तो जिसके बारे में बात होती है मित्रों वही विशेष होता है। तो यहाँ पर दूध जो है विशेष हो जाएगा। और अगर परिमाण की बात होती तो यहाँ 4 हो जाता, ये परिमाणवाचक हो जाता। लेकिन विशेषण अगर पूछा जाता तो यहाँ पर 4 हो जाता कि 4 लीटर, ठीक। लेकिन यहाँ पर विशेष पूछा गया है तो दूध यहाँ पर विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। जिस समास में
दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे की बात की जाती है। जैसे दशानन, रावण की बात की जा रही है, इसमें कोई तीसरा प्रधान है, ठीक। तो वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए है मित्रों बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है द्विगु। तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर मित्रों बहुव्रीहि समास होता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक मित्रों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर कोई किसी भी प्रश्न में कोई डाउट, परेशानी हो, समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।